समाज में रहने वाले सभी को मेरा सलाम और सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह हादसा किसी और के साथ घटित ना हो। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वह 2 बार मिर्ज़ापुर की सांसद और एक ज़माने की कुका डाकू रह चुकी हैं। और ऐसा क्या कारण रहा कि उन्हें डकैत के बीच में रहने के लिए मजबूर किया गया और 22 लोगों की हत्या करने का मुकदमा झेलना पड़ा। और ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जिन्होंने अपने ही हाथों से अपनी पति की मृत्यु कर दी, और उन्हें बैंकेट क्वीन का खिताब क्यों हासिल हुआ, और एक मासूम लड़की से बागी और बागी से सांसद तक का सफर उनका कैसे तय हुआ, और क्यों वो ऊंची जाति के लोगों से नफरत करते थे। जी हाँ, आज हम एक महिला की बात करने जा रहे हैं। हम पुराने समय से ही देखते हुए आ रहे हैं कि जुल्म की एक सीमा लागने के बाद उसका अंत बहुत ही भयानक होता है, जो कि हम आज फूलन देवी की स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। यह बात उन दिनों की है जब जालौन जिले के गोरका का पूर्वा नामक गांव में 10 अगस्त 1963 को फूलन देवी का जन्म हुआ। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ, जो कि बहुत ही गरीब, और उनके पिता बहुत ही शांत स्वभाव के थे। जैसे जैसे फूलन बड़ी हुई तो उसके दादा की मौत हो जाने के बाद उसके चाचा ने उसके पिताजी की हिस्से की जमीन हड़प ली। यह देखकर फूलन को बहुत ही आघात पहुंचा, और वह बचपन से ही लड़ाकू दिमाग की थी और हर किसी से किसी भी जुर्म के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाती थी। तो उसने अपने चाचा के लड़के पर ईंटों से प्रहार किया, जिससे उसे गहरी चोट लग गई। बात कुछ यूं ही हुई तो उन्हें कुछ परिस्थिति के कारण अलग अलग होना पड़ा। फिर उसके बाद फूलन जैसे ही बड़ी होती गई तो पिताजी उसके भविष्य के बारे में चिंता करने लगे, और पहले बाल विवाह चलता था तो कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो फूलन जैसे ही 11 वर्ष की हुई तो उसके पिता उसके बारे में चिंतन करते रहे और एक क्या कहते भगेड़ के साथ उसका विवाह तय कर दिया और उसके साथ शादी कर दी। फूलन को यह बात बहुत ही गलत लगी कि उनका विवाह एक भगेड़ के साथ हो रहा है, और क्या कहते उससे काफ़ी उम्र में बड़ा भी है, और क्या कहते बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। फूलन बहुत ही नाराज़ थी अपने पिता से और बहुत ही गुस्से में भी थी, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उसने वो विवाह कबूल किया और उसके साथ चली गई। देखते ही देखते उसका जो पति है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और उसका कम उम्र में शोषण करता था, उसके साथ बहुत ही बदसलूकी करता था, और क्या कहते चाहे और कम उम्र में सेक्सुअल हरकत करता था, जिससे फूलन बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और सहमी हुई रहती थी। वह इन चीज़ों से झेल नहीं पाई और वह ना चाहते हुए भी उस घर से भाग गई। अपने पति के घर से भागने के बाद वे अपनी किसी दूर के रिश्तेदार के इलाज के यहाँ पर चली गई और वहीं पर कुछ दिनों रहने लगी। कुछ वर्षों बाद उसकी बीवी ने भी उसको घर से बाहर निकाल दिया। वह फिर बिना किसी
बिना किसी सोचे समझे वहाँ से चल दी। कैलाश ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। वह कहीं दूर जाकर चंबल में मल्लार गैंग से उसकी टकराव हुई। वहाँ के विक्रम मल्लार ने उसका सहयोग किया और उसको अपनी गैंग में शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद वह उसको ट्रेनिंग देने लगा कि पहाड़ों पर कैसे छुपना है, पुलिस से कैसे मतलब उनको गुमराह करना, ये सब उसको सिखाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद वह क्या कहते फिर से अपने गांव लौटे और अपने माँ बाप से मिलने के लिए आए। देखते ही देखते उसकी डाकुओं में पहचान बढ़ने लगी और क्या कहते हैं वह बहुत ही अच्छे किस्म की तकनीकें सीख चुके थे और वह देखते ही देखते 20 वर्ष के भी हो चुके थे। उसके बाद विक्रम मल्लार से उसके ऊपर का हेड उसे ढूंढते ढूंढते हुए बाबू गुज्जर उसके घर तक पहुंचा और उससे जबरन अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत संबंध बनाए। और यह सब देख के विक्रम मल्लार को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, जिससे उसने बाबू गुज्जर को अपने हाथों से गोली से मार दिया। यह देखकर मल्लार गैंग में हाहाकार मच गया और क्या कहते हैं एक दूसरे में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सब ने विक्रम मल्लार को अपना सरदार कबूल किया और वह मल्लार गैंग का लीडर बना। देखते देखते फूलन भी उसकी तरह पुकार होती जा रही थी और गैंग का नाम बहुत दूर दूर तक मशहूर होता जा रहा था और दूर दूर तक उनकी गैंग के मल्लार गैंग के चर्चे होने लगे। ऐसे कुछ समय बीतने लगा लेकिन मल्लार गैंग के जो मेन सरदार वो अभी जेल में बंद थे। श्री राम और लाला राम दोनों भाई थे, उनकी रिहाई भी जल्द होने वाली थी। उनकी वापसी आते ही मल्लार गैंग को श्री राम और लाला राम ने संभाला। फिर देखते ही देखते श्री राम की भी नीयत फूलन पे पड़ी और उसके साथ बदसलूकी की और उसकी गैर संबंध बनाने की कोशिश की। देखते ही देखते श्री राम ने उसकी गैंग के विक्रम मल्लार को गोली से मार दिया, जिससे फूलन देवी को बहुत ही आघात पहुंचा क्योंकि वो उसके शुरू से साथ में था और वही उसकी आखिरी साथ देने वाला भी था। देखते ही देखते श्री राम ने उसको बेमई अपने गांव में ले गया और उसको नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया। गांव में घुमाने के बाद उसको एक कमरे में बंद कर दिया, उसको खाना तक नहीं दिया, न पानी दिया और उसके साथ पूरी गैंग ने गैंग रेप किया और एक के बाद उसका यौन शोषण किया, जिससे फूलन पर बहुत ही ज़्यादा आघात पड़ा और वह देखते ही देखते उसका मन और दिमाग बिल्कुल टूट गया था। उसका मर्द जाति से भरोसा ही उठ गया था। वह सबको एक ही नज़र से देखने लगा। फिर देखते ही देखते कैलाश की जो उसका दूर का रिश्तेदार वह वापसी उसके पास आया और कहा कि क्या कहते तुम अपनी गैंग दोबारा से बनाओ। फूलन ने कहा कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं और मेरी मदद करेगा कौन। उसने उसको मान सिंह से मिलवाया जो कि विक्रम का अच्छा खासा दोस्त था, जो मल्लार गैंग का मेंबर था। फूलन देवी ने मल्लार गैंग को दोबारा से विकसित किया और मानसिंह के साथ अपनी एक नई गैंग बनाई और देखते ही देखते उसका नाम फिर सुर्खियों में आने लगा, जिससे श्री राम और लाला राम उससे भयभीत होने लगे और वह उसकी नज़रों से दूर रहने लगे। देखते ही देखते जो चंबल का जो मेन लीडर था डाकुओं का, वह उसके अंडर में श्री राम और लाला राम को खत्म करने की साजिश बना रही थी फूलन देवी। फिर उसके बाद जिन लोगों ने उसका साथ में अत्याचार होते हुए देखा, वह फिर दोबारा से अपनी गैंग को लेकर बेमई गांव में गई और वहां पर
अफरा तफरी मचाई और सारे घरों को लूटपाट किया और सभी के कपड़े, अनाज शनाज सबको क्या कहते लूट कर वापसी चली गई, जिससे उसका चंबल में और ज़्यादा नाम होने लगा। फिर गैंग का नाम रोशन करने के लिए और मल्लार गैंग को और मजबूत करने के लिए चंबल के डाकुओं के हेड ने उसको तोहफे में श्री राम और लाला राम का पता बताया। फूलन के सिर पर मानो भूत सवार था कि उनकी मृत्यु का। उसे लगा कि शादी में श्री राम और लाला राम आए, जैसा कि डाकुओं के हेड ने बताया था। उसने सारे ठाकुरों को, जो कि वहाँ की बेमे में जो उसके साथ शोषण हुआ था उसको देख रहे थे, सारे ठाकुरों को एक साथ जुट किया और सबसे बार बार पूछने लगी श्री राम और लाला राम कहाँ हैं। और गुस्से में सारे जो बारात में आए हुए थे 22 के 22 ठाकुरों को अपनी गैंग के लीडरों से गोली का आदेश देने के बाद उनकी मृत्यु करा दी। देखते ही देखते यह खबर पूरे राज्य में, पूरे भारत में फैलने लगी और पूरे देश में अफरा तफरी हो गई। 22 ठाकुरों की मौत करने के बाद उसको बैंकेट क्वीन के नाम से जाना जाने लगा। धीरे ही धीरे उसकी दहशत पूरे भारत में फैलने लगी और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको उसका डर सताने लगा। धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी हैं, 1883 में उन्होंने फूलन देवी को अरेस्ट करने का वारंट निकाला और कहा किसी भी कीमत पर उसको अरेस्ट करो। देखते देखते उसकी मल्लार गैंग की सारी गैंग को खत्म कर दिया। फूलन देवी बिल्कुल अकेली पड़ गई। सरकार ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन धीरे धीरे उसको पता लगने लगा कि उसकी गैंग खत्म होती जा रही, तो उसने हार कर सरेंडर होने के लिए खुद को समझाया और कहा कि सरकार को मेरी कुछ मान्यता पूरी करनी पड़ेगी, जब भी मैं सरेंडर हो जाऊंगी। सरकार ने उससे कहा कि तुम्हारी क्या शर्त है, तो उसकी कुछ शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त थी फूलन देवी की कि वो यूपी पुलिस के अंडर में गिरफ्तार नहीं होना चाह रही थी, वह केवल एमपी पुलिस के प्रशासन में ही सरेंडर करना चाहती थी। दूसरी शर्त थी कि उसकी गैंग के किसी को भी मृत्यु दंड ना दिया जाए, उन्हें केवल 8 वर्ष का कारावास दिया जाए। तीसरी शर्त थी कि उसके पिताजी से जो जगह उसके चाचा जी ने छीनी थी उनको वो वापसी की जाए और साथ में उसके भाई को एक पुलिस की नौकरी दी जाए और गैंग के सभी परिवारजनों को कुछ घर वगैरह और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ किया जाए। सरकार ने उसकी सारी मान्यताएं मान ली, लेकिन उसकी एक मान्यता नहीं मानी कि दूसरी जो शर्त थी कि उसकी गैंग की मृत्यु नहीं होगी, उनको केवल 8 साल की होगी। सारी शर्तें मान ली। सरकार ने उनकी सारी शर्त मानने के बाद में फूलन देवी ने खुद दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे कम से कम 10,000 लोगों और 400 पुलिसकर्मियों के बीच में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने और वहाँ के पुलिसकर्मियों, फूलन देवी ने 23 फरवरी 1983 को सरेंडर कर दिया और उन पर बाद में 22 कत्ल और 30 लूटपाट और 8 अपहरण के केस मुकदमे दर्ज कराए गए। और कहते हैं 1994 में 11 साल बाद फूलन देवी को मुलायम सिंह की सरकार आने के बाद उनको रिहा किया गया और 1996 में उन्होंने राजनीति में जाने का निर्णय किया और समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के बाद वह मिर्जापुर की 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई। इससे यह लगता है कि जनता के दिल में उनके प्रति प्यार भी था और कुछ लोगों उन्हें हत्यारे के रूप में ही मानते हैं। यह सबको देखते हुए 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा नाम के शख्स ने
की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कहा कि वह एक हत्यारन थी और उन पर कई चार्जेस थे। और कहते हैं कि जो 22 लोग थे उनमें से ही किसी का पुत्र थे वो शेर सिंह राणा, जिन्होंने उनकी हत्या की थी। तो उन्होंने उनकी हत्या करने के बाद कहा कि मैंने बदला लेना फूलन देवी से ही सीखा है, जैसे उन्होंने अपने अत्याचारों का और शोषण का किस प्रकार बदला लिया था, इसलिए मैंने उनको आज गोली मारकर उनकी हत्या की है। तो दोस्तों, कुछ लोग फूलन देवी को एक हत्यारन के रूप में देखते हैं और कुछ लोग उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने नारी जात के लिए, क्योंकि वो दलित समाज से थी, नीचे दलित समाज से थी, तो उन्होंने उनके प्रति आवाज़ उठाई, क्योंकि जो उच्च जाति के थे, ऊंची जाति को अपना समझते थे, वह नीची जाति की महिलाओं और बच्चों से बदतमीजी किया करते थे और उनके साथ बदसलूकी किया करते थे। तो इसके कारण उन्होंने आवाज़ भी उठाई और उनका नरसंहार भी किया और उनसे अपने अपमानों का बदला लिया। इसके कारण कुछ लोग उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं और कुछ लोग उन्हें हत्या की थी उन्होंने उच्च श्रेणी की वर्गों में, इसलिए उन्हें हत्यारन के रूप में देखते हैं। तो अलग अलग राय हैं सबकी अपनी। तो कमेंट में आप बताएं कि आपकी क्या राय है इस फूलन देवी के बारे में। मेरा मानना तो यह है कि उन्होंने अपने अपमानों का जो बदला लिया वो बिल्कुल सही था, लेकिन जिस तरह से लिया वो थोड़ा सा गलत था। लेकिन जो भी है, मिर्ज़ापुर पर 2 बार राज करने पर ऐसा लगता है कि लोग उन्हें हत्यारन के रूप में ना देखकर उन्हें एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में देखते हैं, जभी तो वो मिर्ज़ापुर की सीट पर 2 बार विराजमान हुई। तो दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि अपने अपमान का बदला खुद लेती हैं और उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यही है, अगर आपके सामने कुछ जुल्म हो रहा है तो उसके प्रति आवाज़ उठाएं, जिससे फिर दोबारा कोई एक बागी पैदा ना हो अपने अंदर एक अपमान की ज्वाला लेकर। तो उसके साथ में खड़े रहें, जिससे उसको भी ऐसा लगे कि समाज उसका साथ दे रहा है, और क्या कहते हैं, सुरक्षित रहें और अपने विचारों पर जो भी हैं, निम्न जाति उच्च जाति सब एक ही हैं यार, बस यही है। पहले क्या था वो नहीं पता, लेकिन आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है यार, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सोचा करो यार। पहले क्या कास्ट सिस्टम था नहीं पता, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी ऑल ओवर कास्ट सब समान होती हैं। तो अपने मन में ये विचार ना लगाएं कि हम इस जात से हैं उस जात से हैं, सभी को समान रूप में देखें और एक नागरिक के नज़रिए से देखें। ये सारे नागरिक हैं, भगवान के बनाए हुए सारे नागरिक हैं और सब एक ही है। जिस दिन ये सोच हो जाएगी ना भाई, जिस दिन ये सोच रखोगे ना, दुनिया में कोई बैंकेट क्वीन पैदा नहीं होगी। जिस दिन अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो ना ही कोई बैंकेट क्वीन पैदा होगी और ना ही कोई कुछ अपराध होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में फूलन देवी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना कि उन्होंने सही करा या गलत करा। शुक्रिया आप लोग।